Welcome back again, and in previous lecture we have discussed about the environmental concern. Now let's proceed towards our next topic, that is global commons. What is global commons? Global commons क्या है? If you are taking an example from the root, अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ही सिंपल just for to relate the global commons कि आपकी फैमिली में कॉमन क्या है, that is your surname. चाहे आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, फादर है, यू आर शेयरिंग अ कॉमन सरनेम एज लाइक आवर कम्युनिटी शेयर द लाइक railway station, community park. So these are the things that was not our individual owned. ये क्या होती है, पूरी कम्युनिटी की होती है. As like same हमारे ग्लोबल लेवल पे कुछ कॉमन्स होते हैं जिसमें किसी एक कंट्री की कोई ऑनरशिप नहीं होती. सभी कंट्रीज जो हैं सेम होती हैं, सभी के लिए जो है वो सेम होते हैं, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग. सो ग्लोबल कॉमन्स उन्हीं में आते हैं. सम आर द एग्जांपल्स लाइक ओशंस, outer space, our Earth's atmosphere, Antarctica, etc. These are the global commons. ये सभी कंट्रीज के लिए सेम है. ये सिर्फ इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या चाइना के लिए, रशिया के लिए नहीं, ये सभी कंट्रीज के लिए. मीन्स that's why the word global is added here. इसीलिए इसको ऐड किया गया है क्योंकि ये क्या है, ग्लोब लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे है. आफ्टर दैट इन सब की प्रोटेक्शन के लिए, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए ही हमारा जो चैप्टर है उसमें अवेयरनेस के लिए ये चैप्टर डाला जाता है कि किस तरह से हम एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उनसे और जो हमारे ग्लोबल कॉमन्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी प्रिवेंशन कर सकें. और उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया भी गया है हमारे पास्ट में और फ्यूचर में किया जाने की तैयारी भी है, हम प्रेजेंट में भी कर रहे हैं. तो ये हैं कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए थे. किस लिए? इन हमारे ग्लोबल कॉमन्स को प्रिवेंशन देने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए जिनमें अंटार्कटिक ट्रीटी थी 1959 की. उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 का. उसके बाद अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल था जिसमें कि 1991 में आया था. इन सब में क्या था कि किस तरह से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से जो एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो करना है, किस तरह से जो एनवायरमेंटल रिलेटेड यानी कि जो कॉमन हमारे ग्लोबल कॉमन्स हैं उन पर किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप कर दिया गया. अलो नहीं किया गया कि किसी भी कमर्शियलाइजेशन के लिए या किसी भी ट्रेड के लिए या सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए हम इन ग्लोबल कॉमन्स को यूज करें. इवन फॉर द साइंटिस्ट, वो अपनी नई नई इनोवेशंस के लिए, नई नई अपनी टेक्निक्स को यूज ना करें इन ग्लोबल कॉमन्स पे, तो उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं की जाएगी इन ग्लोबल कॉमन्स पे जो कि इनके लिए हार्मफुल हो. नेक्स्ट वन इज डेवलप द एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी. कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएं जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचे और हम इन जो ग्लोबल कॉमन्स हैं इनको सेव रख सकें और इनको प्रिवेंट कर सकें. ये कुछ इन प्रोटेक्शन के लिए कि किस तरह से हम अपने ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करें, ये कुछ एग्रीमेंट्स बनाए गए. आफ्टर दैट हमने क्या अप्रोच लगाई, yesterday we already discussed कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्री ब्लेम कर रही है डेवलप्ड कंट्रीज पे कि आप लोगों की वजह से एनवायरनमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है, और डेवलप्ड कंट्री कह रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है. यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या अप्रोच रही हमारे डेवलप्ड वर्ल्ड की और हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया गया, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ, हम इसको कैसे समझेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या अप्रोच लगी. अब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात की जाए और पॉवर्टी की, ये दो चीजें लेके चलते हैं कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके बीच में ये आर्ग्यूमेंट है. अब डेवलपिंग कंट्री कह रही हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं, नए नए इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रही हैं और उन इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो है एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका ओवर यूज हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को हो रही है. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शोल्डर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं.
ये किसका कहना है? डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है, डेवलप्ड कंट्रीज को। अब जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कह रही है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और हम जो है डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है डिग्रेडेशन में एनवायरनमेंट के वो ज़्यादा है। तो इसके बाद ये डिसाइड किया गया आफ्टर द मैनी समिट्स, बहुत सारे समिट हुए, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते डेवलप्ड कंट्री को और डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, कॉमन तो है, देखो ये तो क्लियर है कि ये प्रॉब्लम है जो दैट इज कॉमन फॉर द डेवलपिंग एज वेल एज द डेवलप्ड कंट्री, लेकिन क्या हम सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? एज लाइक टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर फैमिली, क्या जो आपकी मदर कर सकती है वो आपकी सिस्टर कर सकती है? क्या जो आप कर सकते हैं आपका छोटा ब्रदर कर सकता है? तो देखो हमारे लिए कॉमन है, फैमिली कॉमन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिल कर सकता है उसको उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि हम क्या करेंगे, कॉमन प्रॉब्लम तो है लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरीके की होगी, कुछ ज़्यादा। कहते हैं कि जिम्मेदारियां जो हैं, जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो किसकी कंधों पर ज़्यादा होगा, डेवलप्ड कंट्री के ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं तो वो कंट्रोल अच्छे से कर सकती हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज का अलग तरीके की टेक्नोलॉजी, अलग तरीके की टेक्निक, स्ट्रेटजीज, मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन तो होगा बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी दोनों को, जो डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ 1992 में यूएन फ्रेमवर्क सामने आता है, एक कन्वेंशन हुई क्लाइमेटिक चेंज पे जिसको कहा गया UNFCCC, जो बहुत ही फेमस है। आज तक भी हमारी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, कन्वेंशंस हुई, उनमें से यूएन फ्रेमवर्क जो कि 1992 में आया था, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ये सारे इन्वेंशंस हुई थी, ये सारे जो है कन्वेंशन समिट्स हमारे सामने आए थे। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो कि टिल अभी तक 2017 तक चल रहा था। क्योटो प्रोटोकॉल ने बहुत कुछ किया कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को, ठीक है। उसके बाद डरबन में कॉन्फ्रेंस हुई 2011 में, यहाँ पर भी हमारे जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको कंटिन्यू करने की जो है बात की गई। उसके बाद यूएन क्लाइमेट समिट हुआ 2014 में, जिसके अंडर बहुत सारी बातें, बहुत सारी आप लोगों के सिलेबस में डिटेल में नहीं है। इफ़ यू वांट टू कि हम इनको डिटेल में पढ़ें एक एक समिट को, तो आप मुझे बता देना कि कौन सा समिट या कॉन्फ्रेंस आपको डिटेल में पढ़नी है। जो क्लाइमेटिक जो यूएन क्लाइमेट समिट हुआ 2014 में, इन्होंने डिसाइड किया कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस चीज़ों पे हम काम करेंगे, किन एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे जिसके वजह से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है उसको हम कम कर सकें और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसमें उसको हम बैलेंस में ला सकें। उसके बाद पेरिस, बहुत ही फेमस पेरिस एग्रीमेंट होता है 2015 में, जो कि बहुत इफेक्टिव भी हुआ हमारे एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज़ की। जैसे हमने बात की ग्लोबल कॉमन्स की, इसी तरह से ग्लोबल प्रॉपर्टी में आते हैं हमारे रिसोर्सेज, लाइक जो हमारा अर्थ है, हमारा जितना भी हम बात करें वाटर और फॉरेस्ट। सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन आर कॉमन प्रॉपर्टी। तो इन कॉमन प्रॉपर्टी को जो है मेंटेन रखने के लिए, ताकि जो रिसोर्सेज है, देखिए हमारे चैप्टर का नेम क्या है, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको किस तरह से हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, इस पे भी बहुत सारे काम किए गए। और इंडिया ने भी डिफॉरेस्टेशन को कम किया, अफॉरेस्टेशन को चलाया, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया। तो बहुत सारे ऐसे समिट हुए, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई जहाँ पर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से सेव किया जाए, कैसे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, कैसे हम वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो हमें वाटर पोल्यूशन के बारे में लोगों को अवेयर किया कि वाटर जो कोस्टल एरियाज हैं उनको कैसे बचाएं, उनको कैसे हम क्लीन रखें, कैसे हम अर्थ को क्लीन रख सकते हैं, अपने लैंड को अपग्रेड
ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद किस तरह से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इवन हमारे एनिमल्स जो हैं उनको हम बचा सकते हैं एक्सटिंक्ट होने से। तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारे काम किए गए और यहाँ से हमारे इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है इन चीज़ों में, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।